हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। ऑर्डर 7 में अब जो हमारे रूल बच गए हैं दैट इज़ रूल 14, ठीक है। इसके अलावा हमारा रूल जो बचता है दैट इज़ व्हाट रूल हमारा बचता है। देखो 15 की जब मैं बात करूँ तो 15 हमारा जो है वो ओमिट हो गया है, तो 16 बचता है। फिर उसके बाद हमारा 17 रूल आता है जो कि हमें पढ़ना है, और फिर 18 जो है वो भी ओमिट हो गया है। तो ये मतलब उसको रिपील कर लिया गया है, अब ये है नहीं, अब ये नहीं है, अभी इनको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन से रूल हैं, हमें पढ़ना है 14, 16 और इसके साथ साथ हमें आज की क्लास में पढ़ना है रूल 17, ठीक है। तो 3 रूल हमें कवर करने हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड टू लाइक टू टेल यू कि अनअकैडमी आपके लिए जुडिशरी का कोर्स लेके आया है, प्लस कोर्स, और साथ ही साथ स्पेशल कोर्स भी लेके आया है। स्पेशल कोर्स में एक्सेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको आप ये कोड लगा लेने के बाद एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। रोज़ क्लासेस होती हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो, और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आप ये कोड 6 अक्षर का ये कोड है, इसको आप अवेल करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। अनअकैडमी आपको बहुत सारे फीचर्स देता है, बहुत सारे एडवांटेजेस देता है, जैसे कि आप अपने घर पे अपने कमर के कंफर्ट पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस होता है, इसका मतलब ये है कि आप जितनी बार भी चाहें उतनी बार रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं। मतलब एक बार लाइव हुआ क्लास और ये किसी वजह से रह जाता है तो आप बाद में कभी भी कितना भी बार जो है उसको अवेल कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ जुड़ते हैं। एक्सॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज़ होती हैं, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलता है, और इसके अलावा आंसर राइटिंग सेशन भी हुआ करते हैं। स्पेशल क्लासेस जो कि स्पेशल हैं यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लगा लीजिएगा ये 6 अक्षर का नाम है ये, ठीक है। इस कोड को लगा लीजिएगा, एक्सेस मिल जाएगी जो भी स्पेशल कोर्सेज चलते हैं जहाँ पर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ लाइक पैनी नहीं दी ली, इवन ए सिंगल पैनी इज़ नॉट बीइंग चार्ज्ड। बस आपको कोड लगाना है और आपने स्पेशल क्लासेस की एक्सेस ले लेनी है। अलग अलग बैचेस हैं, कम्प्रहेंसिव बैचेस आपकी जुडिशरी को फोकस करते हुए, जैसे अनिल खन्ना सर का बैच है जो कि 15 जून से स्टार्ट होगा। एक ये 5 मई से स्टार्ट हो चुका है, ये 15 मार्च से स्टार्ट हो चुका, ये बैच 9 जून से स्टार्ट हो चुका। इन बैचेस के अलावा भी जो भी प्लस में कोर्स चल रहे हैं उनकी भी एक्सेस आपको मिलेगी। आप जितनी बार चाहें, जो भी वीडियोस चाहें, जो भी लेक्चर चाहें आप अटेंड कर सकते हो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। अनिल खन्ना सर के द्वारा स्पेशल 7 से लेकर के और 13 तारीख तक स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं, जहाँ पर ये भी बिना मतलब बैचेस में नहीं है, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। कोड लगा लेना, दैट इज़ ARCHNA, 6 अक्षर का नाम है मेरा, ठीक है। इसको कोड को लगा लीजिएगा। तो अलग अलग क्लासेस हो रही हैं, अलग अलग दिन पे 7 तारीख से शुरू हो जाएंगी, मतलब कि मंडे से, मतलब कि हमारे आज से शुरू हो गई हैं। प्राइसिंग प्लान की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। जैसे 12 मंथ्स के लिए देखिए ज़्यादातर कोर्सेज आपको 1 साल के मिलेंगे, तो इफ़ यू गो फॉर 12 मंथ तो 2635 पर मंथ बैठता है, एंड इफ़ यू गो फॉर 18 मंथ्स तो आपको इतना बैठता है। टोटल में 38,813 है, जिसके आपके पास EMI का ऑप्शन है, EMI के ऑप्शन से आप अवेल कर सकते हो। ऊपर से कोड लगा लोगे अर्चना तो यू विल गेट 10% ऑफ। इसके अलावा लगाना कैसे है, जब आप मोबाइल पे आप देखोगे गेट सब्सक्रिप्शन आता है, यहाँ इस तरीके से मंथली प्लान होता है, या इस तरीके से कोड लगाने को पूछेगा, तो यहाँ पर अर्चना कोड आप एंटर कर दीजिएगा। लिमिटेड ऑफर है अभी कि अगर 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो 2 महीना सब्सक्रिप्शन फ्री है, 18 मंथ के लिए जाते हो 3 महीना फ्री है, 24 मंथ के लिए जाते हो तो 4 मंथ। ऑर्डर 7 के रूल 14, 16 एंड 17 ये हमें बताते हैं डॉक्यूमेंट्स रिलायड ऑन इन प्लेंट, कि जब एक प्लेंटिव किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है रिलाय करके तब आया है कोर्ट में प्लेंट लेकर के, तो उस वक्त क्या होगा, उस केस के बारे में रूल 14 से लेके 17 बताते हैं। क्या बताते हैं कि जब भी एक वादी जो है किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाय करता है तो वो डॉक्यूमेंट को वो प्लेंट के साथ में लेके आता है। पहली बात तो प्लेंट में वो लिस्ट मेंशन करता है कि भाई मैं इसको जो है वो इस चीज़ के ऊपर मैं रिलाय करता हूँ, और फिर उसके बाद में वो उसको जो है क्या करता है प्लेंट के साथ में लेकर के आता है। ये इसमें जो हमने रूल 14 में कहा कि ये प्लेंटिव को डायरेक्ट करता है कि जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे प्लेंट की तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कॉपीज़ को लेकर के आएंगे जिसके बेस पे आप रिलीफ सीख करते हैं।
इसके अलावा रूल 14 ये भी कहता है कि अगर नहीं लेके आए डॉक्यूमेंट तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। रूल 14 का ऑब्जेक्ट क्या है कि एक्सक्लूड करना है। क्या एक्सक्लूड करना है कि लेटर स्टेज पर कोई आप किसी पर्टिकुलर ऐसे चीज़ को डॉक्यूमेंट को लेके आते हैं, अभी नहीं लेके आए, जब वाद इंस्टीट्यूट कर रहे हो, प्लेंट लेके आए हो, तब डॉक्यूमेंट लेके नहीं आए, बाद में लेके आए, तो वहाँ पर वो बाद में जो आप लेके आ रहे हो वो डाउटफुल नेचर का ना हो जाए, उस चीज़ को रोकने के लिए पहले ही ले आओ। तब कोर्ट देख लेगी कि भाई प्लेंटी को जो उसकी बात कोई कहना चाह रहा है ये सही भी है नहीं। किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई करता है, पहले लेके आता नहीं, बाद में ले आता है, वाद शुरू हो गया, तो बाद में पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट है ये ठीक नहीं है। तो डाउटफुल नेचर का कोई डॉक्यूमेंट बाद में लेके आ रहा है वो, और फिर ऑब्वियस सी बात है जिस बेस पे वो लेके आया, वाद उसका उस डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है और वो डॉक्यूमेंट ही डाउटफुल नेचर का हो गया, तो फिर वो क्या होगा। सूट की हमें अच्छे से पता है, एवोल्यूशन का, या फिर बात करें सूट की इंपॉर्टेंस का, बिल्कुल खतरे में डाल देगा। तो इसीलिए कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इसका यही है। और ये सुधीर कुमार वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया 1991 के केस में हेल्ड हुई था। कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो जो डॉक्यूमेंट हमने कहा ना पहले लेके आना ज़रूरी है, बाद में लेके आएगा तो एंटरटेनमेंट होगा या नहीं होगा, उसका मतलब कोर्ट उसकी बात को सुनेंगे, डॉक्यूमेंट को देखेंगे कि नहीं, यह कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है। कोर्ट सारे के सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस देख के फिर डिसाइड करेंगे कि बात को सुनना है उसकी नहीं सुनना, जो डॉक्यूमेंट लेके आया उसको हम देखें कि नहीं देखें। जो रूल क्या है ये कौन का अप्लाई नहीं होता, कहाँ अप्लाई नहीं होता, दो चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता। देखो रूल क्या है, जब प्लेंट लेकर आ रहा है तो डॉक्यूमेंट साथ में लेके आएगा, जिसके ऊपर वो रिलाई करता है, कॉपी डॉक्यूमेंट की साथ में लगाएगा। और अगर नहीं लगाता तो फिर बाद में कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है, चाहे वो उसको अलाउ करें चाहे फिर नहीं करें। भाई अगर हम कहें कि उस वक्त वो उसकी जो कॉपी थी उसे मिल नहीं पाई थी, कहीं पर किसी व्यक्ति के पास रखी थी तो वो व्यक्ति ने उसको दी नहीं, कोई इशू हो गया, तो उस केस में कह रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कोर्ट चाहे तो उसको लेटर स्टेज में मतलब बाद में वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ कर सकती हैं, चाहे तो नहीं कर सकती हैं। वाइड डिस्क्रिशन है कोर्ट के पास में। अब ये वाला रूल जो है ये अप्लाई कहीं कहाँ नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा उस केस में जबकि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिव विटनेस, जो डॉक्यूमेंट है जो प्लेंटिव के विटनेस है ना उनके एग्जामिनेशन के लिए, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट आने थे वो लेटर स्टेज में आते हैं। लेटर स्टेज पे कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं आएगा, लेकिन प्लेंटिव के विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होने हैं ऑब्वियसली बात है वो लेटर स्टेज पे आएंगे, तो वो यहाँ पर ये उसका एक्सेप्शन है। मतलब यहाँ पर इस रूल को कि भाई आप जो बाद में आप डॉक्यूमेंट लेके आते हो उसको अलाउ नहीं करेंगे, इस चीज़ का ये एक्सेप्शन है। दूसरा, अगर कोई डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किया जाता है विटनेस को उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है जब विटनेस आएगा तभी डॉक्यूमेंट उसको दिखाया जाएगा ना, तो इस तरीके से इन दोनों को परमिशन करते हैं और ये दोनों एक्सेप्शन है। तो रूल 14 क्या कहता है, रूल 14 कहता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिव सूज और रिलाइज, तो जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर प्लेंटिव सू करने के लिए आया है या रिलाई करने के लिए आया है, तो जब वो प्लेंट लेके आ रहा है तो उसी वक्त वो साथ में लेके आएगा उसकी कॉपीज़ को। अगर यहाँ पर देखना, अगर उस डॉक्यूमेंट की पास की बात करते हैं, किसके पास है, वो प्लेंटिव के पास है। अगर कोई डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर वादी जो है प्लेंट लेके आया है वो डॉक्यूमेंट वादी के खुद के पास है, मैं कह रही हूँ कि ए ने मेरे साथ जो है फ्रॉड किया है, और फ्रॉड किया क्योंकि इसने सेल डीड पे साइन कर दिया, अभी अपनी सेल डीड के साथ में जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, उस केस में मेरे पास सेल डीड ही है, मेरा जो क्या है, मेरा जो मेरे लिए जो एक क्या बात करती डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर मैं रिलाई करके कोर्ट में उसके खिलाफ जो है सूट फाइल करने जा रही हूँ। अब देखो अगर ये जो सेल डीड है, अगर मेरे पास इसकी पावर है इसको प्रोड्यूस करने की या मेरे पोजेशन में है, पावर और पोजेशन का क्या मतलब हुआ, पावर का मतलब हुआ वो भले ही मेरी पोजेशन में नहीं है लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास में रखा हुआ है कि मैं उससे लेके आ सकती हूँ। या फिर पोजेशन की बात करूँ तो अगर वो मेरे ही पास है तो उस केस में कह रहे हैं फिर आपको कॉपी लगानी पड़ेगी जो आपका क्लेम है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट्स इन ए लिस्ट एंड शैल प्रोड्यूस इट इन कोर्ट व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड बाय हिम एंड शैल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट इन ए कॉपी देयर ऑफ टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट। तो प्लेंट के साथ में कॉपी वो लगाएगा, फाइल करेगा उस डॉक्यूमेंट की जिसको वो रिलाई करता है। इसका सब रूल 2 कहता है कि जब ऐसा डॉक्यूमेंट होता है वो प्लेंटिव की पोजेशन में नहीं होगा। देखो सिंपल बात है, मैं कह रही हूँ मेरी पोजेशन में, मेरी पावर में, मैंने जाके कोर्ट में उसकी कॉपी लगा दी। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि मेरी पावर में नहीं किसी व्यक्ति के पास है वो देना नहीं चाहता,
या अभी दे नहीं रहा, वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कह रहे हैं कि जब कि ऐसा होता है जब ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्लेंटिव की ना तो पोजेशन में होता है और ना ही पावर में होता है, तो उसको ये बताना पड़ेगा जहाँ तक पॉसिबल हो कि ये किसके पास है, किसकी पोजेशन में, किसकी पावर में है ये डॉक्यूमेंट, ताकि कोर्ट चाहे तो बाद में मंगवा लें उससे। तो एक डॉक्यूमेंट विच ought टू बी प्रोड्यूस इन ए कोर्ट बाय द प्लेंटिव व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड ought to be entered in the list to be added or annexed to the plaint but is not produced or entered accordingly। हमने वही बात कही ना आपको कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर रिलाई करके, सेल डीड के ऊपर रिलाई करके मैं जो है एक के खिलाफ मुकदमा लेके जा रही हूँ और मेरे पास पोजेशन नहीं, पावर नहीं, मैं नहीं कर पाती हूँ और साथ में उसकी कॉपी नहीं लगा पाती हूँ, ना तो मैं उसको ऐड कर पा रही हूँ लिस्ट में कैसे, जब प्लेंट बनाई थी तो प्लेंट में लिस्ट मैंने लगा दी थी कि ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं रिलाई करती हूँ और वो इसके साथ एनेक्स्चर में है, मतलब प्लेंट के साथ मैंने ऐड करी हुई हैं। तो एनेक्स्ड किया मैंने, एनेक्स्चर बनाया है तो ऐड भी, एनेक्स्चर भी बनाया है तो एनेक्स भी करूँगी, अटैच भी करूँगी साथ में, ठीक है, अटैच कर दिया मैंने। अब यहाँ कह रहे हैं बट इज़ नॉट प्रोड्यूस और एंटर्ड अकॉर्डिंगली, तो वहाँ पर देखो क्या यूज़ हुआ है, शैल नोट। तो जो प्लेंटिव है उसको बिना कोर्ट की परमिशन के उसको फिर बाद में लेटर स्टेज पर एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए नहीं जो है परमिशन दी जाएगी। समझ आ गया? अभी आपको अभी लेके आना था डॉक्यूमेंट जो है प्लेंट के साथ में, नहीं लेके आते हो तो उस केस में बाद में आप लेके आते हो तो फिर कोर्ट के ऊपर डिपेंड कराता है कि वो अलाउ करे या नहीं करे। यहाँ लेकिन सिंपल बात यह है, बिना कोर्ट की परमिशन के अलाउ नहीं होगा। यू हैव टू सीक द परमिशन ऑफ कोर्ट बिफोर प्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑन विच यू आर रिलाइंग एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग योर प्लेंट। ठीक है, तो जिसके ऊपर रिलाई कर रहे थे उसके ऊपर रिलाई करने से पहले आपको जो है ये बात अश्योर कर लेनी है कि वो मेरे पास है, मेरे पास पावर है उसे प्रोड्यूस करने की। नहीं है तो कोर्ट को ये मेंशन करो। सब रूल 2 कह रहा है कि किसके पास है, सब रूल 3 कह रहा है आप नहीं अगर प्रोड्यूस कर पाते कोर्ट में तो उस केस में आप लेटेस्ट स्टेज पर उसको प्रोड्यूस करने की सोचते हो एज एन एविडेंस, तो उसको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट, अगर कोर्ट चाहे तो वो अलाउ कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट की परमिशन के बगैर आप खुद ही लेके कर दो, ऐड कर दो एविडेंस, तो वो आप नहीं कर सकते। सब रूल 4 कहता है कि इस रूल के अंदर जब हम बात करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिव विटनेसेस, तो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट होगा तो वो इन पे अप्लाई नहीं होगा, यानी कि उसको बिना कोर्ट की परमिशन के भी आप लेटर स्टेज पर डाल सकते हैं, लेटर स्टेज पे लेके आ सकते हैं। या अगर कोई मेमोरी जो है विटनेस की उसको रिफ्रेश करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देना है तो उसके ऊपर भी ये चीज़ रूल अप्लाई नहीं होते जो हमने पढ़े। आता है रूल 16, क्योंकि रूल 15 तो रिपील हो चुका, तो 16 सूट्स ऑन लोस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो टाइटल ही क्या कह रहा है, ऑन लोस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। सूट आया है किसके ऊपर, ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो कि खो गया। और हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन प्लेंट की बात करते हैं जिसके ऊपर प्लेंट बेस्ड है। तो अगर ऐसा होता है, यहाँ पे एक नई बात समझ में आ रही, इंडैमिनिटी। ठीक है, तो इंडैमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक व्यक्ति इंडैमिनी फायर था और दूसरा इंडैमिनिटी होल्डर था। तो इंडैमिनी फायर ने क्या किया, सर्टेन लॉस जो हुए थे इंडैमिनिटी होल्डर को, उसने उसकी भरपाई कर दी। इंडैमिनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है, जब भी नुकसान होता है इंडैमिनिटी होल्डर को तो इंडैमिनी फायर क्या करता है, नुकसान की भरपाई करता है। और अच्छे से पता है जैसे ही वो नुकसान की भरपाई करता है तो जिसकी वजह से नुकसान हुआ उससे वो कॉम्पेंसेशन लेने के लिए क्या है, लायबल है। जैसे अगर गुड्स जा रहे थे रेलवे से, अब क्या होते हैं वो खो जाते हैं, गुड्स इंश्योर्ड थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, खो गए, किसके गुड्स थे, ए के, इंश्योरेंस किसने की, बी ने, रेलवे किसकी है, सी की। तो अगर गुड्स खो जाते हैं तो ये किससे भरपाई लेगा, इससे लेगा जिसके पास गुड्स इंश्योर किए, क्योंकि ये इसका इंडैमिनीफायर है। और सी क्या है, सी हमारी रेलवे है, इसने इसकी भरपाई तो कर दी, लेकिन ये जो है ये इसके पास जा सकता है कि आप जो है मुझे जो मैंने भरपाई की है उसका रिटर्न कीजिए। तो ये इसके यहाँ पर इसका ये राइट है। तो यहाँ पर अगर जो प्लेंटिव है, यहाँ पर प्लेंटिव यही व्यक्ति है, इंडैमिनीफायर ही है इस रूल के अकॉर्डिंग। जो इंडैमिनीफायर है वो प्लेंटिव है, वो लेके आता है कि भाई मैंने जो है देखो ये जो व्यक्ति था इसके गुड्स खो गए थे, मैंने इसको कंपेंसेशन दे दिया।
चलो देखो क्या बात हुई यहाँ पर, उसने लॉस की भरपाई तो कर दी, लेकिन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, चाहे वो बैंक बात करते हैं कोई बैंक का कोई चेक था या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज था या प्रोमिसरी एस्टॉपल था, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था जिसके ऊपर प्लेंटिफ रिलाई करता था, उसके पास ये डॉक्यूमेंट था जिससे प्रूफ हो जाता कि उसने जो है वो इंडैमिनी जो होल्डर था, इंडैमिनिटी होल्डर, उसको भरपाई की थी नुकसान की। तो ये वाला वो चीज़ जो है वो अगर उससे खो जाती है तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं कि भाई क्या कह रहे हैं कि वो उससे खो गया, वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था वो उससे खो गया, तो कोर्ट डिक्री तब भी पास कर सकती हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसने प्रेजेंट किया हो। सिंपल सी बात है। इस केस में कह रहे हैं अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खो जाता है तो कोर्ट डिक्री तब भी पास कर सकती हैं जबकि जब भी खो भी गया हो तब भी व्यक्ति कह दे कि मुझसे खो गया है, तो उस केस में डिक्री बिल्कुल ऐसी ही तरीके से पास होगा जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसने जो है कोर्ट में प्रेजेंट किया था। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से ही देख लीजिए, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट अगेंस्ट द क्लेम्स ऑफ एनी अदर पर्सन अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट में पास सच डिक्री एज इट वुड हैव पास्ड इफ द प्लेंटिफ हैड प्रोड्यूस्ड द इंस्ट्रूमेंट इन कोर्ट व्हेन द प्लेंट वाज प्रेजेंटेड एंड हैड एट द सेम टाइम डिलीवर्ड ए कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट। जैसे प्लेंट के साथ में लेके आता, जैसे होता सब वे वैसे हुआ, ऐसा सोच करके बिल्कुल उसी तरीके से वही तवज्जो देते हुए उसकी प्लेंट को जो है डिक्री पास कोर्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ शो बुक। अब ये शो बुक क्या है? इसके लिए एक एक्ट है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 का। तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसके जैसे बैंकर्स बुक क्या होता है कि जो बैंक वाले होते हैं ना, उनको हर एक लेजर बनाने होते हैं, अकाउंट बनाने होते हैं, वो सब वो अपने पास रखते हैं, तो वो एविडेंस के तौर पे काम करते हैं उनके। तो ये वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। शॉप बुक क्या होता है? शॉप बुक होता है जब एक जो कोई भी मतलब शॉप ओनर होता है वो उस वक्त अपने खाते मेंटेन करके रखता है कि ये देखिए ये खाते थे, ये मेरा लेन देन है, तो वो उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। तो जो हमारा बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 है, उसके द्वारा जो भी बात कही गई है उसको हम यहाँ पर सेव करते हुए चलते हैं, मतलब उसके प्रोविज़न को यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेंगे। वेयर द डॉक्यूमेंट इन विच द प्लेंटिफ सूज, जबकि ऐसा होता है जहाँ पर कि डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर प्लेंटिफ रिलाई करता है वो क्या है? शॉप बुक है, मतलब उसकी लेन देने वाली किताब है। हर कोई बंदा गले की जो गले पे बैठता है उस पर, और उस पर गले की किताब होती है ना, उसकी गले की किताब जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके पास रखी होती है, या फिर कोई और अकाउंट होता है उसके पोजेशन में या उसकी पावर में, वो वाला जिसके ऊपर वो रिलाई करता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति जो होता है उधारदारी है, किसी ने देनी है, उसको उधार दिए नहीं है, उसके काफ़ी टाइम हो गया, और वो कोर्ट के पास जाता है दूसरे व्यक्ति को सू करने के लिए, तो उसके पास शॉप बुक है, उस शॉप बुक को लेके जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब ये डॉक्यूमेंट ऑन द विच द प्लेंटिफ सूज इज एन एंट्री इन ए शॉप बुक, तो वो एक शॉप बुक में एंट्री, देखो इसने उधार लिया था, ये रहा इसकी सिग्नेचर, या फिर कोई और अकाउंट है जिसकी उसके पोजेशन में ही है, प्लेंटिफ के पोजेशन में, प्लेंटिफ की पावर में ही है, तो वो प्रोड्यूस करेगा उस बुक को, उस अकाउंट को, जब वो प्लेंट जो है फाइल करता है, टुगेदर विद ए कॉपी ऑफ द एंट्री ऑन विच ही रिलाइज। समझ में आई बात? सिंपल बात कह रहे हैं, जैसे और डॉक्यूमेंट हमने कहा जिस भी डॉक्यूमेंट पे वो रिलाई करेगा उस डॉक्यूमेंट को उसे लाना पड़ता है। सेम इस तरीके से अगर वो शॉप बुक अपनी गले की किताब के ऊपर रिलाई करता है तो उसी को, वही एंट्री को उसको मेंशन करते हुए उसके साथ में उसे लिखाना पड़ेगा, कॉपी को लगाना पड़ेगा। ओरिजिनल एंट्री टू बी मार्क्ड एंड रिटर्न। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट उसने जो है प्रपोज किया कि भाई मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई करता हूँ, और वो जो है वो कोर्ट को वो डॉक्यूमेंट दिखाता भी है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो जो कोर्ट है वो एग्जामिन करने के बाद कोर्ट या तो खुद या फिर किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं कि आप देख लो भाई इसकी किताब सही है कि नहीं। एग्जामिन करने के बाद और कंपेयर करने के बाद ओरिजिनल के साथ में, मतलब उसने कॉपी लगाई है, ओरिजिनल भी मंगा ली कोर्ट ने, या फिर कोर्ट खुद ही देख लिया, या फिर ऑफिसर को बोल दिया, मैचिंग कर ली, और ये देखते हैं कि करेक्ट है, तो वो उसको रिटर्न कर देंगे उसकी बुक को, प्लेंटिफ को, और फिर उसके बाद में
कोज द कॉपी टू बी फाइल, जो कॉपी की दी है उस कॉपी को फाइल कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, जब भी शॉप बुक के केस में हो रहा है तो ओरिजिनल साथ में मंगाई गई है, ओरिजिनल साथ में आती है और फिर उसके बाद में उसकी दोनों की जांच पड़ताल करके कि सही है कि नहीं। कॉपी को की लगानी क्या है, प्रिंट के साथ कॉपी लगानी है, ओरिजिनल बुक तो नहीं लगा देनी। तो ओरिजिनल बुक के साथ कंपेयर करने के बाद कोर्ट जो है उसको अलाउ करते हैं कि आप इसको प्रिंट के साथ इसकी कॉपी लगा दो। तो ये हो गया रूल 14, 16 और 17। 18 है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।